हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय में हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। वैदिक सभ्यता की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद मानी जाती है। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक माना जाता था कि सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता ही है। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो पता चला कि वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। आइए हम वैदिक सभ्यता के परिचय में आर्य, उनके मूल निवास और जो वैदिक सभ्यता के जो साक्ष्य पाए गए हैं जिसके आधार पर वैदिक सभ्यता के इतिहास का निर्माण किए गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और वेद जो हैं, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उन वेदों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले हम आर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्य, उसके बाद आर्य का मूल निवास कहाँ था इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद इसके पहले ही हम एक चीज़ समझ लें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है और जो वैदिक सभ्यता है, इन दोनों कालखंडों के बीच लगभग 300 वर्षों का एक अंतराल पाया जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी और वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को 2750 BC से लेकर के 1750 BC की मध्य मानी जाती है। वहीं पर वैदिक सभ्यता 1500 BC से लेकर के 600 BC की मध्य मानी जाती है। तो इन दोनों कालखंडों को अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग 250 से 300 वर्षों के बीच के अंतराल पाया जाता है। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है और वैदिक सभ्यता की जब शुरुआत होती है, इन दोनों के बीच जो है 300 वर्षों का एक अंतराल पाया जाता है। इन 300 वर्षों के बीच का कोई भी इतिहास नहीं है, इसलिए जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। तो जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं पर वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। इसकी इन सब विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और एक नगरीय सभ्यता थी। इसका सबसे पश्चिमी स्थल जो था सुत्कागेडोर था और ये 3 देशों में फैला हुई सभ्यता थी, जिसमें से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे। और सबसे पश्चिमी स्थल सुत्कागेडोर, सबसे उत्तरी स्थल मांदा था जो चिनाब नदी के तट पर स्थित था, और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और सबसे दक्षिणी स्थल जो है दायमाबाद था। इन स्थलों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आगे हम बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। वैदिक सभ्यता का जो विस्तार है, इस पूरे विस्तार को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर आर्य लोग रहते तो उसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। यानी आर्यों ने वैदिक सभ्यता का विकास किया है। देखिए, जो आर्यावर्त था राजस्थान से लेकर के एक विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान से लेकर के बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। और इसके उत्तर में 4 पर्वत श्रेणियाँ हिमालय की हैं। इन 4 पर्वत श्रेणियों का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर के हिमालय और हिमालय से लेकर के पूरे सिंधु नदी तक, ये सिंधु नदी है। तो इस पूरे क्षेत्रफल के बीच का जो पूरा क्षेत्रफल था, ध्यान दीजिए, ये पूरा जो क्षेत्रफल है इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। जो रेड डॉटेड लाइन है इसे आर्यावर्त कहा जाता था। ये पूरा आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। और आर्यावर्त में जो आर्य लोग रहते थे, आइए हम आर्य के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आर्य के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उनके मूल निवास के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्य एक संस्कृत शब्द है। आर्य का मतलब होता है संस्कृत में श्रेष्ठ, और इसकी श्रेष्ठता का मतलब ये है कि जो भाषा के आधार पर श्रेष्ठ होता था उसे आर्य कहा जाता था, न कि जाति या कोई नस्ल के आधार पर इनका नामकरण नहीं किया गया था। ये भाषा के आधार पर इनका नामकरण किया गया था।
तो आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य संस्कृत शब्द है जो भाषा के आधार पर श्रेष्ठ माना जाता था। और आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मूलर महोदय ने किया था। मैक्स मूलर महोदय जर्मनी के मूल निवासी थे और इतिहासकार थे। और आर्य का जो है ऋग्वेद में आर्य का 33 बार प्रयोग हुआ है। 33 टाइम जो है आर्य का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में 33 बार प्रयोग हुआ है आर्य शब्द का। ये चारों पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। ये आर्य हो गए, आगे समझने का प्रयास करते हैं आखिर आर्य आए कहाँ से थे, इनका मूल निवास कहाँ से था। तो इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जो जैसे मैक्स मूलर महोदय का अलग मत है, उन्होंने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य जो है आर्कटिक देश से आए हुए हैं, आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। आइए मूल निवास की बात करते हैं, इनके मूल निवास की बात करते हैं। आखिर आर्य लोग आए कहाँ से थे। देखिए, जो आर्य थे, जो इतिहासकारों में सबसे पहले मैक्स मूलर महोदय हैं, जिनका विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्स मूलर महोदय ने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए थे। मध्य एशिया में जो कुछ साक्ष्य पाए गए थे, उन साक्ष्यों के आधार पर मैक्स मूलर महोदय ने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए हैं। जैसे तुर्की में एक साक्ष्य पाया गया था, बुज़गा कोई का अभिलेख। उस बोगजा कोई के अभिलेख के आधार पर मैक्स मूलर महोदय ने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए हैं। बोगज गोई का अभिलेख जो है एक ऐसा अभिलेख है जिसमें भारतीय देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से भारत के 4 देवता हैं, इंद्र, वरुण है, मित्र और नासत। 4 देवता का, भारतीय देवताओं का उल्लेख तुर्की देश में पाया गया है, उनके नाम का उल्लेख। इसलिए जो है मैक्स मूलर महोदय ने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए हैं। इनका लोकेशन अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पर जो कैस्पियन सागर है उसके आसपास के क्षेत्र को, जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की आदि ऐसे देश हैं, उसे मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। ये मध्य एशियाई देश, तो मैक्स मूलर महोदय के अनुसार जो है आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए हैं। वहीं बात करते हैं तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक महोदय ने कहा कि आर्य जो आर्कटिक से आए हुए हैं। आर्कटिक का मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है 2 ध्रुव हैं, एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव। इस उत्तरी ध्रुव को जो है आर्कटिक कहा जाता है, इस उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक महोदय ने कहा कि आर्य जो है आर्कटिक से आए हुए हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव लिख लीजिए। फिर एक इतिहासकार हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती महोदय ने कहा कि आर्य जो है तिब्बत से आए हुए हैं। तिब्बत का लोकेशन कुछ यहाँ पर है। आर्य, उनका मतलब था कि आर्य यहाँ से आए हुए हैं। दयानंद सरस्वती का विचार इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने एक आर्य समाज की स्थापना किए थे। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। और इस आर्य समाज का एक उद्देश्य था, यानी इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तो यानी वैदिक सभ्यता है और आर्यों के बारे में है, आर्य समाज की स्थापना की है, इसलिए इनके जो विचार हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद एक और इतिहासकार हैं जिसमें गंगानाथ झा हैं।
गंगानाथ झा हैं। गंगानाथ झा हैं, ये गंगानाथ झा महोदय ने कहा कि आर्य जो है ब्रह्मर्ष से आए हुए हैं। ब्रह्मर्ष का कहने का मतलब ये है, देखिए जो हमारे यहाँ एक गंगा नदी और एक यमुना नदी है। इस गंगा यमुना के दोआब को, इस पूरे दोआब को ब्रह्मर्ष के नाम से जाना जाता है। इसको ब्रह्मर्ष के नाम से जाना जाता है। इसको ब्रह्मर्ष के नाम से जानते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो आर्य हैं उनकी उत्पत्ति जो है, उनका मूल निवास जो है वो गंगा यमुना की दोआब यानी जो ब्रह्मर्ष देश है वहाँ से हुआ है। तो यहाँ इनका मतलब था कि ब्रह्मर्ष से हुआ है। वहीं पर एक इतिहासकार हैं राजबली पांडे। राजबली पांडे का मत था कि ये आर्य जो का मूल निवास जो मध्य देश है। राजबली पांडे महोदय हैं। राजबली पांडे महोदय ने कहा कि आर्य जो है मध्य देश से आए हुए हैं। मध्य देश का कहने का मतलब ये है कि मध्य देश का लोकेशन देखिए, ये पूरा जो आपका ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और हिमालय के बीच के पूरे भूभाग को जो है मध्य देश के नाम से जाना जाता है। इसे मध्य देश कहते हैं। इसे मध्य देश के नाम से जाना जाता है। और एक इतिहासकार हैं अविनाश पांडे हैं। अविनाश पांडे महोदय ने कहा कि आर्य जो है सप्त सैंधव से आए हुए थे। इनका मूल निवास जो है सप्त सैंधव है। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों वाला देश या 7 नदियों वाला प्रदेश। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो पूरा क्षेत्रफल है इस नदियों के बीच, सिंध नदी, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, इस पूरे क्षेत्रफल को जो है सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता है। इसको जो है सप्त सैंधव के नाम से जानते हैं। तो अविनाश पांडे ने कहा कि ये इनका मूल निवास जो है मध्य सप्त सैंधव है। तो ऐसे ही अनेक इतिहासकार हैं जो अलग अलग इनके मत हैं इनके। और एक जानकारी के तौर पर यहाँ याद रखिए कि पूरे दिल्ली और गुजरात वाले जो क्षेत्रफल है इसको जो है ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ समझा कि आर्यावर्त, पूरा आर्यावर्त में ब्रह्मवर्त और सप्त सैंधव के लोकेशन को समझा, और मध्य देश कहाँ स्थित है इसको समझा। तो इनके अलग अलग नाम हैं। तो सबसे प्रमुख इसमें यह है कि जो आर्यावर्त है, आर्यावर्त का जो है विस्तार, आर्यावर्त का विस्तार जो है आर्यों ने किया था। और आर्य जाति जो है संस्कृत में उसका मतलब होता है श्रेष्ठ, और जो भाषा में श्रेष्ठ होता था उसे आर्य कहा जाता था। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्स मुलर महोदय ने किया है। और इस आर्य शब्द का प्रयोग सर्वाधिक 33 बार जो है ऋग्वेद में किया गया है। इनके मूल निवास की बात करें तो मैक्स मुलर महोदय ने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा नहीं, ये आर्कटिक से आए हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये तिब्बत से आए हुए हैं। गंगानाथ झा ने कहा ब्रह्मर्ष से आए हुए हैं। ब्रह्मर्ष का लोकेशन देख लीजिए, जो गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्रफल है उसको जो है ब्रह्मर्ष के नाम से जाना जाता है। राजबली पांडे ने कहा कि नहीं, आर्य जो है मध्य देश से आए हुए हैं। मध्य देश यानी जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और हिमालय पर्वत श्रेणी की मध्य का जो क्षेत्रफल है इसको जो है मध्य देश के नाम से जानते हैं। अविनाश पांडे ने कहा नहीं, आर्य जो है सप्त सैंधव से आए हुए हैं। तो सप्त सैंधव का प्रदेश ये है जम्मू कश्मीर, जो 7 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन नदियों के जो
बीज का क्षेत्रफल है, इसको जो है समदेव के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने यहाँ समझा कि आर्य और उनके मूल निवास के बारे में अध्ययन किया। आइए अब हम डिटेल से अध्ययन करते हैं, और जिसमें हम उन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करेंगे और उस वेदों को अध्ययन करेंगे। जो 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अभी हमने परिचय के तौर पर, वैदिक सभ्यता के परिचय के तौर पर हमने आर्य और आर्य के मूल निवास के बारे में अध्ययन किया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता की शुरुआत का जो कालखंड है ये 1500 BC से लेकर के 600 BC के मध्य माना जाता है। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक का कालखंड 1500 BC से लेकर के 1000 BC के मध्य माना जाता है, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद का अध्ययन किया जाता है। और उत्तर वैदिक के कालखंड में जो कालखंड है इसका 1000 BC से लेकर के 600 BC के मध्य माना जाता है, और इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का अध्ययन किया जाता है। आइए हम एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता, इसकी शुरुआत जो है 1500 BC से लेकर के 600 BC के मध्य मानी जाती है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को जो है ऋग्वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के आधार पर, जो ऋग्वेद है एक लिखित साक्ष्य है, और उस लिखित साक्ष्य के आधार पर पूर्व वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल के बारे में अध्ययन किया जाता है। और उत्तर वैदिक काल में जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों के आधार पर उत्तर वैदिक के कालखंड को जाना जाता है। तो इसका जो कालखंड है 1000 BC से लेकर के 600 BC के मध्य माना जाता है। आइए हम साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास के इस कालखंड को अध्ययन करते हैं। तो साक्ष्यों के आधार पर इतिहास के वैदिक काल में, इतिहास में जो है इसे ऐतिहासिक कालखंड में रखा गया है। मतलब जो साक्ष्य होते हैं या तो लिखित होंगे या तो पुरातात्विक साक्ष्य होंगे। लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हमने पाषाण काल का अध्ययन किया था, जिसमें से पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास का निर्माण किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक कालखंड। आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य वहाँ दोनों मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास का निर्माण किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत। ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता के बाद जितने भी इतिहास का निर्माण किया गया वो ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं, और लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों के आधार पर जिस इतिहास का निर्माण किया जाए उसे ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और ऐतिहासिक यानी साहित्यिक साक्ष्य भी मिला हुआ है। तो इस आधार पर इसका निर्माण किया गया है, इसलिए जो है इसे ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। आइए हम एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में बोगजगोई का अभिलेख मिला है। बोगजगोई का अभिलेख तुर्की में है। ये तुर्की एक मध्य एशिया भाग का एक देश है तुर्की, वहाँ मिला हुआ है। और पूर्व वैदिक काल में जो है गौरिक मिधभांड पाए गए हैं और चित्रित धूसर मिधभांड पाए गए हैं, उत्तर वैदिक काल में भी पाए गए हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम बोगजगोई अभिलेख के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोगजगोई का अभिलेख जो है ये तुर्की एक मध्य एशिया का एक देश है, वहाँ पर बोगजगोई का अभिलेख पाया गया है। इस अभिलेखों के आधार पर मैक्स मुलर महोदय और जो प्रमुख इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए हैं। तो ये बोगजगोई का अभिलेख जो है बोगजगोई का अभिलेख ये अभिलेख 1400 BC पूर्व की है। इतने पुरानी ये इस अभिलेख का निर्माण किया गया था। 1400 BC वर्ष पूर्व जो है इसका निर्माण किया गया था। तो इसलिए जो है यहाँ पर वैदिक काल की शुरुआत 1500 BC की मानी जाती है। यहीं पर ही उसके बाद ही 1400 BC में जो है बोगजगोई का अभिलेख का निर्माण किया जाता है। तो इस अभिलेख में
4 देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें इंद्र हैं, वरुण है, मित्र हैं, नासत्व। इन यहाँ पर 4 देवताओं का जो है उल्लेख किया गया है। इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं और नासत्व हैं। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्व जो देवता पाए, ये यहाँ पर उल्लेख हुआ है, ये देवता जो हैं, जो वैदिक काल के जो देवता हैं, वही देवता जो है तुर्की में इनके साक्ष्य पाए गए। इस आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि जो देवता भारत के देवता हैं, वही देवता का साक्ष्य जो है अगर तुर्की में पाया गया है, तो यानी जो है आर्य जो हैं तुर्की से आए हुए हैं, यानी मध्य एशिया से आए हुए हैं। तो ये एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको नोट डाउन करिएगा। इसमें 4 देवता हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, नासत्व। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गौरिक मितभांड पाए गए हैं। गौरिक मितभांड को ओसीपी के नाम से जाना जाता है। गौरिक मितभांड के साक्ष्य जो हैं पूर्व वैदिक काल से संबंधित हैं, और चित्रित दूसर मितभांड के साक्ष्य जिसे PGW के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। गौरिक मितभांड एक लाल कलर का जो है मितभांड होता था, उसे गौरिक मितभांड कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और जब विकास हुआ तो उस मितभांड में चित्रित किया गया, यानी चित्र बनाए गए, तो उसे चित्रित दूसर मितभांड कहा जाता है। इसे PGW के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य पे 3 साक्ष्य हैं। बोगजगोई का अभिलेख है सबसे प्रमुख, इसके बारे में हमने वहाँ बताया कि यहाँ पर 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है इस बोगजगोई अभिलेख में, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्व। और गौरिक मितभांड पाए गए हैं जो पूर्व वैदिक काल से संबंधित हैं, और चित्रित दूसरा जो मितभांड पाए गए हैं वे उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। आइए हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं। हमने कहा कि पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य यानी लिखित साक्ष्य भी कहते हैं इसे साहित्यिक साक्ष्य को लिखित साक्ष्य भी माना जाता है। तो साहित्यिक साक्ष्य में जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के आधार पर इन इतिहास के कालखंडों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि ऋग्वेद के आधार पर जिस इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाएगा वो पूर्व वैदिक सभ्यता यानी पूर्व वैदिक काल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। वहीं पर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साक्ष्यों के आधार पर उत्तर वैदिक काल के बारे में यानी उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जाता है। आइए हम एक एक करके इसके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का जो संकलन करता है कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास को माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्णद्वैपायन है, वेद व्यास हैं, इसके संकलन करता है, इन्होंने इसका संकलन किया था। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसमें 10 मंडलों में 4 मंडल ऐसे हैं जो परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं 4 मंडलों से, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इन 10 मंडलों में देखिए तृतीय मंडल, 7वां मंडल और 9वां मंडल और 10वां मंडल। तृतीय मंडल के बारे में पहले हम देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, जो 10 मंडल हैं इसमें सबसे पहले दूसरा और 7वां मंडल का निर्माण किया गया था, और उसके बाद जो पहला और 10वां मंडल है ये सबसे अंतिम का मंडल है, यानी सबसे नया मंडल जो है, यानी सबसे बाद में जो जोड़ा गया था, पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया था। तो तृतीय मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। तृतीय मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र जो है सावित्री देवता को समर्पित है, और गायत्री मंत्र की रचनाकार जो है विश्वामित्र को माना जाता है। गायत्री मंत्र है जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। 7वां मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। 7वां मंडल है 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध ये पुरुषड़ी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के मध्य। तो जो ये युद्ध आर्य और अनार्य के बीच था। आर्य के तरफ से जो है राजा सुदास थे और अनार्य की तरफ से 10 अन्य राजा थे। तो इस जो युद्ध हुआ था पुरुषड़ी यानी रावी नदी के तट पर, इस युद्ध का उल्लेख किया गया है 7वें मंडल में। 9वें मंडल की बात करते हैं। 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता यानी वनस्पति के देवता को सोम देवता के भी नाम से जाना जाता है, ये वनस्पति देवता भी के नाम से जाना जाता है। 10वां मंडल है पुरुष सूक्ति दिया गया है। पुरुष सूक्ति में जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है।
ये पुरुष सूक्ति दिया गया है, इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें वर्ण जो है कर्म आधारित वर्ण व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया था, न कि जाति आधारित। वर्णों के बारे में बताया जाता है कि एक ही परिवार में 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते थे, और जो वर्ण होते थे कर्म आधारित होते थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर ईश्वर की महिमा, जहाँ पर ईश्वर की महिमा और ईश्वर की देवताओं की बखान या स्तुति किया जाता था, उसे ऋग्वैदिक काल के खंड, उसे ऋग्वैदिक कहते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर की महिमा की जाती थी, देवताओं की स्तुति का वर्णन है। और जो है यहाँ पर पहला 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था, ये इसके बारे में हो गया। तो हमने समझा कि ऋग्वेद जो है इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन हैं और वेद व्यास हैं, और इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं। तृतीय मंडल जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ये सावित्री को समर्पित है, सावित्री देवता को समर्पित है। इसके गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है, और 9वें मंडल में सोम देवता यानी बृहस्पति देवता को समर्पित है। 10वां मंडल जो है पुरुष सूक्ति दिया गया है, पुरुष सूक्ति यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है हमें यहाँ। और उसके बाद देखिए ईश्वर की महिमा और देवताओं की स्तुति का यहाँ वर्णन किया गया है। पहला 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं सामवेद की तरफ। सामवेद को संगीत से संबंधित या संगीत से जोड़ा जाता है। सामवेद का उल्लेख या सामवेद का निर्माण जो है ऋग्वेद के आधार पर किया गया है। जो ऋग्वेद में जो सूक्तियाँ हैं 1028 सूक्तियाँ थीं, इन 1028 सूक्तियों में से कुछ सूक्तियों को निकाल करके संगीतबद्ध किया गया, और उन्हीं संगीतबद्धों को जो है सामवेद के नाम से जाना जाता है। तो संगीत से संबंधित है ये वेद, इसलिए कहा जाता है कि सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम दिए जाते हैं। बलि का नियम, बलि कैसे दी जाए इसका नियम है। यज्ञ कैसे किए जाए इसका नियम है। कर्मकांड विधि विधानों का नियम है। कर्मकांड जो किए जाते हैं उनके विधि विधान, उनके नियम का उल्लेख किया गया है। और इन यज्ञों के दौरान जो स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसका उल्लेख किया गया है। आइए हम अथर्ववेद की तरफ बढ़ते हैं। अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है, यानी सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद को माना जाता है। इसमें जादू टोना वशीकरण की बात किया गया है। इसमें जादू है, टोना है, वशीकरण की बात किया गया है। और यह वेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा वेद है जो कन्याओं की निंदा करता है। तो सबसे बाद का वेद यानी अथर्ववेद है, और यहाँ पर कन्याओं की निंदा किया गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के भी नाम से जाना जाता है। तो अथर्ववेद में देखिए जहाँ पर कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, वहीं पर इधर ये ऋग्वेद में यहाँ पर एक ही परिवार में जो है वर्ण व्यवस्था की बात किया गया है। मतलब कि यह ऋग्वेद में महिलाओं का एक सम्मान किया जाता था ऋग्वेद में, और वहीं पर अथर्ववेद में जब हम पढ़ते हैं, यानी जब उत्तर वैदिक काल में पहुँचेंगे वहाँ पर महिलाओं और स्त्रियों का जो है सम्मान नहीं होता था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कुछ वेद में जो है अध्येता, उपवेद, उपनिषद और आरण्यक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए ऋग्वेद हैं, ये वेद हैं, और उनके अध्येता कौन हैं, उन अध्येता के उपवेद कौन से होते हैं, और इन वेद के उपनिषद कौन से होते हैं, और इन वेद के आरण्यक कौन कौन से, इसके बारे में अध्ययन किया गया है। आइए पहले हम समझने का प्रयास करते हैं अध्येता क्या होते हैं, उपवेद क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, आरण्यक क्या होता है। देखिए अध्येता वो होते हैं, इसको टर्म को समझने का प्रयास करिए। हमने लिख दिया है, इसको जो है आप नोट डाउन करिएगा। हम जो है परीक्षाओं में नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए ये हमेशा सही रहेगा। तो अध्येता उसे कहते हैं जो वेदों को पढ़ने वाला होता है, उसे अध्येता के नाम से जाना जाता है। जो वेदों को पढ़ता है उसे अध्येता कहते हैं। और उपवेद जो होता है, उपवेद को दूसरे नाम जो जिसे ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है उसके उपवेद के नाम से जाना जाता है। आइए पहले हम अध्येता के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर एक एक करके क्रम से आगे बढ़ते हैं। वेद और उसके अध्येता। तो वेद यानी वेद को पढ़ने वाला जो होगा उसको अध्येता कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, या ऋग्वेद के अध्येता को होत्र कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। सामवेद के अध्येता यानी सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के उद्गाता या यजुर्वेद के पढ़ने वाले या
अध्येता को अधर्यु कहते हैं। अथर्ववेद के अध्येता को है ब्रह्मा कहते हैं। तो यहाँ पर अध्येता में जो है ब्रह्मा होत्र है, उद्गाता है, अधर्यु है, ब्रह्मा है। इसको क्रम से ऐसे याद करिएगा, होत्र उद्गाता अधर्यु ब्रह्मा, होत्र उद्गाता अधर्यु ब्रह्मा। इसको क्रम से ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद उपवेद की तरफ बढ़ते हैं। उपवेद का मतलब यह है कि उसका दूसरा नाम क्या था या उसको किस और नाम से जाना जाता है, इसके बारे में देखते हैं। ऋग्वेद को जो है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का आयुर्वेद गंधर्ववेद है, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद के नाम से जाना जाता है। आइए हम फिर समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, उपनिषद की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषद जो होते हैं, उपनिषद की संख्या कुल 108 मानी जाती है। और उपनिषदों में मतलब ये एक दार्शनिक प्रक्रिया है जिसमें शिष्य और गुरु और शिष्य आमने सामने बैठ, मतलब जो शिष्य होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है, जिसमें शिष्य और गुरु के बीच एक दार्शनिक वार्तालाप होती है, उसी को जो है उपनिषद कहा जाता है। तो देखिए, ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं कौशिकी और ऐतरेय हैं। मतलब ऋग्वेद का जो दार्शनिक वार्तालाप हुआ है गुरु और शिष्य के समीप, वो कौशिकी थे और ऐतरेय थे। तो ऋग्वेद के उपनिषद जो हैं कौशिकी और ऐतरेय हैं, ऐतरेय। और सामवेद के जो उपनिषद हैं केन और छांदोग्य हैं। सामवेद के उपनिषद केन और छांदोग्य हैं। और यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं तैतरीय और मैत्रायणी हैं। अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक हैं। आइए फिर समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं कौशिकी और ऐतरेय हैं। सामवेद के जो उपनिषद हैं केन और छांदोग्य हैं। यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं तैतरीय और मैत्रायणी हैं। अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक हैं। फिर आरण्यक की तरफ बढ़ते हैं हम। आरण्यक उसे कहते हैं जो व्यक्ति या जो सन्यासी वन में रहकर किसी पुस्तक का निर्माण करे या किसी वेद का निर्माण करे, उसे आरण्यक कहा जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद के जो आरण्यक हैं कौशिकी और ऐतरेय हैं, वही जो उपनिषद यहाँ पर हैं उसी को, यही उपनिषद इसके आरण्यक हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम है, इसे याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऋग्वेद के आरण्यक जो हैं कौशिकी और ऐतरेय हैं। सामवेद के आरण्यक जैमिनी और छांदोग्य हैं। यहाँ पर जैमिनी और छांदोग्य इसके आरण्यक हैं। यजुर्वेद के आरण्यक तैतरीय और शतपथ हैं। ये शतपथ हमेशा पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्रमबद्ध याद रखिएगा। और अथर्ववेद के जो अथर्ववेद होता है उसके कोई भी आरण्यक नहीं होते हैं। प्रश्न बनता है कि किस वेद के कोई आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद के कोई आरण्यक ही नहीं है। आइए हम फिर समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद के अध्येता को होत्र कहते हैं। सामवेद के अध्येता को उद्गाता, यजुर्वेद के अधर्यु और ब्रह्मवेद अथर्ववेद के ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद ऋग्वेद को आयुर्वेद, सामवेद को गंधर्व, यजुर्वेद को धनुर्वेद और अथर्ववेद को शिल्पवेद के नाम से जाना जाता है। फिर पढ़ते हैं उपनिषद की तरफ। उपनिषद वो होता है जहाँ पर जो दार्शनिक वार्तालाप हुई है इस ऋग्वेद के बारे में, कौन कौन वार्तालाप किए इसके बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के उपनिषद कौशिकी और ऐतरेय हैं। सामवेद के उपनिषद केन और छांदोग्य हैं। यजुर्वेद के उपनिषद तैतरीय और मैत्रायणी हैं। अथर्ववेद के उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं आरण्यक की तरफ। आरण्यक जो होता है जो वन में मतलब वन में जो है किसी पुस्तक और वेद का निर्माण किया जाता है उसे आरण्यक कहा जाता है। जिसके द्वारा किया जाता है उसे आरण्यक कहते हैं। ऋग्वेद के आरण्यक हैं कौशिकी और ऐतरेय। सामवेद के जैमिनी और छांदोग्य हैं। यजुर्वेद के तैतरीय और शतपथ हैं। और अथर्ववेद में कोई भी आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का निर्माण किसी आरण्यक के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये थे हमारे वैदिक सभ्यता एवं वैदिक काल। आगे हम जो है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम पूर्व वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे, पूर्व वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, पूर्व वैदिक काल में क्या क्या
और वहाँ पर कैसा सामाजिक व्यवस्था थी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जो पूर्व वैदिक काल होगा, ऋग्वेद के आधार जो ऋग्वेद में जो उल्लेख मिला हुआ है इन गायत्री मंत्र, दशराग युद्ध, सोम देवता, पुरुष सूक्ति, जो भी 10 मंडल हैं, 10 मंडलों के आधार पर इस वेद के आधार पर पूर्व वैदिक काल का निर्माण किया गया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पूर्व वैदिक काल या पूर्व वैदिक सभ्यता के पढ़ेंगे हम। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जो है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो को जो है प्रमोट करने में हमारी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।